जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ये क्यों ज़रूरी है ये चैप्टर। वैसे तो इसका एक आधा क्वेश्चन ही बनता है, लेकिन ये थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बेसिक, इसकी लॉजिक आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बिज़नेस की इनकम निकाल रहे हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि किस किस रिसीट्स को, किस किस रिसीविंग को, वसूली को हम कैपिटल ट्रीट करेंगे और कब इसको रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। क्योंकि जब आपने बिज़नेस इनकम पे टैक्स लगाना होता है तो उसमें सिर्फ वही रिसीट आपने शामिल करनी होती हैं जो कि रेवेन्यू नेचर की होती हैं। कैपिटल रिसीट जो है ना, उस पर नेट इनकम में वो शामिल नहीं होती। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने समझना है कौन सा ख़र्चा, कौन सा एक्सपेंस जो आप कर रहे हैं वो कब रेवेन्यू नेचर का होगा, यानी कब वो इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शामिल होगा और कब वो बैलेंस शीट में जाएगा। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए ना कुछ टेस्ट हैं, टेस्ट कह लें, कुछ लॉजिक्स हैं कि जो आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। सबसे पहले हम देखते हैं, टेस्ट नंबर 1 है उनके लिए, परचेजिंग ऑफ एन एसेट। जब भी कोई एसेट परचेज़ किया जाता है, अब एसेट क्या होता है, ठीक हो गया। एसेट ऐसी चीज़ होती है, एसेट कहते हैं आप अपने ऐसे असासा जात को जो आप अपने कारोबार में, अपने बिज़नेस में लगाते हैं बिज़नेस चलाने के लिए। इनकी मुख्तलिफ़ इक़साम है। जो मेन कैटेगरी दो हैं वो हैं फ़िक्स्ड एसेट और दूसरा वेरिएबल एसेट या फ्लोटिंग एसेट कह लें। फ़िक्स एसेट वो होते हैं कि जो कि मुस्तकिल एसेट होते हैं, मतलब जो परमानेंट यूज़ में आते हैं आपके। जैसे आपने कोई बिल्डिंग ले ली है, जैसे आपने कोई व्हीकल वगैरह परचेज़ कर ली है, मशीनरी, कोई प्लांट लगा दिया आपने, ये आपके ऐसे ऐसे जो फ़िक्स एसेट हैं। तो पहला टेस्ट क्या होगा कि आपने जब एसेट परचेज़ करना है वो देखना है कौन सा एसेट आप परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, व्हेन सर्टेन एक्सपेंडिचर्स इज़ इनकर्ड टू परचेज एन एसेट, द डिसीजन वेदर इट इज़ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी बेस्ड ऑन फैक्ट दैट वेदर अ फिक्स एसेट और अ फ्लोटिंग एसेट हैज़ बीन एक्वायर्ड। तो आपने ये देखना है आपने जो एसेट ख़रीदा है वो फिक्स एसेट ख़रीदा है या फ्लोटिंग एसेट ख़रीदा है, क्योंकि इन्हीं दोनों की बिना पर आपका रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग-अलग होना है। अगर तो वो एसेट फिक्स एसेट होगा तो फिर वो कैपिटल एसेट होगा, अगर वो फ्लोटिंग एसेट ख़रीदा है तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंस आपका कहलाएगा। अब फिक्स एसेट कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आपने बिल्डिंग ख़रीद ली है, ठीक है, आपने प्लांट लगा लिया, आपने मशीनरी लगा ली है, या आपने कोई एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस किए हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि इसी तरह जो फ्लोटिंग एसेट होते हैं वो आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने रीसेल पर्पज़ के लिए ख़रीदी होती हैं। जब भी आप कोई बिज़नेस करते हैं तो ज़ाहिर बात है बिज़नेस किस चीज़ पर होगा, कोई ना कोई चीज़ आप सेल करेंगे। तो जो चीज़ें आपने सेल करने के लिए ख़रीदी होती हैं वो चाहे आप बल्क में ख़रीद रहे हो, चाहे आप स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीद रहे हो, वो आपकी फ़्लोटिंग एसेट कहलाएंगी। अब हर बिज़नेस के लिए अपनी अपनी जो फ़्लोटिंग एसेट होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे एक जो कारोबार कर रहा है कोल्ड ड्रिंक्स का, वो कोल्ड ड्रिंक को जब बल्क में ख़रीदेगा तो वो उसके लिए क्या होगा, फ़्लोटिंग एसेट होगा। इसी तरह जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, अगर वो मकान ख़रीद रहे हैं, उन्होंने वो रीसेल के लिए करना है तो वो उनका फ़्लोटिंग एसेट होगा, वो उनका फ़िक्स एसेट नहीं होगा। इसी तरह आपने बिज़नेस की नेचर पे डिपेंड करता है कि जो बिज़नेस की नेचर होगी हर एक के लिए वो जो प्रोडक्ट है वो मुख्तलिफ हो जाएगी। कोई एक प्रोडक्ट होगी वो किसी बिज़नेस के लिए फ़िक्स एसेट बन जाएगी और वही प्रोडक्ट किसी दूसरे बिज़नेस के लिए फ़्लोटिंग एसेट बन जाएगी। तो पहले बिज़नेस की नेचर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बिज़नेस की एक्टिविटी क्या है, उस एक्टिविटी पर से उसकी वो पता लगेगा कि उसके एसेट कौन से होते हैं। पहले डिस्कस हो गया कि डिफरेंस क्या है, देख लेते हैं। फिक्स एसेट कैन बी डिफाइंड एज एन एसेट परचेज फॉर पर्पज़ ऑफ कीपिंग एंड अर्निंग प्रॉफिट। हाँ जी, दो चीज़ें उसमें होनी चाहिए फिक्स एसेट में पूरा उतरने के लिए। या पहला मकसद तो आपने उसको कीपिंग के लिए, रखने के लिए ख़रीदा है। दूसरा कि जी मैं इसे रख के क्या करूँगा, इससे प्रॉफिट अर्न करूँगा। अब कोई भी ऐसा एसेट हो जाएगा, वैल्यू पे डिपेंड नहीं करना कि वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो आपका फिक्स एसेट है, वैल्यू कम हो जाएगी तो वो फ्लोटिंग है, नहीं। कुछ लोगों के ऐसे एसेट जो होते हैं जो कम कीमत के होते हैं लेकिन फिर भी वो उनके लिए क्या हो जाते हैं, फिक्स एसेट बन जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं अपना, या ऑनलाइन आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने एक अच्छा सा लैपटॉप ख़रीद लिया, ठीक है। अब लैपटॉप जो है ना वो आपने ख़रीदा, वो आपके लिए फिक्स एसेट हो जाएगा क्योंकि आपने इससे अर्निंग करनी है अब, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर बिज़नेस में देखा जाए लैपटॉप परचेज़ किया है किसी बड़ी इंडस्ट्री ने, तो इसका मतलब है वो उसके लिए रूटीन के हैं कि जी साल बाद उन्होंने अपने यार 6 महीने बाद लैपटॉप चेंज करने होते हैं, बिज़नेस की पॉलिसी है उनकी। तो वो क्या करेंगे, वो उनके लिए क्या बन जाएगा, फ्लोटिंग एसेट बन जाएगा, वो फिक्स एसेट नहीं होगा, ठीक हो गया। तो फिक्स एसेट के लिए दो चीज़ें, कीपिंग पर्पज़ और दूसरा अर्निंग प्रॉफिट। सच एन एसेट इज़ नॉट फॉर पर्पज़ ऑफ रीसेल, ठीक है।
इन द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस, कि नॉर्मली उसको बेचने के लिए नहीं। हाँ, अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, उसका डिफेक्टिव हो जाए या उसका कोई हमारे यूज़लेस हो जाए हमारे लिए, हम उसको सेल कर दें तब तो वो ठीक है, अदरवाइज़ वो रीसेल के लिए नहीं ख़रीदा गया तो वो फिक्स एसेट होगा। दूसरा क्या है, फ्लोटिंग एसेट आर दोज एसेट्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन परचेज फॉर रीसेल पर्पज़ आइदर इन द सेम शेप और आफ्टर सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन प्रॉफिट। फ्लोटिंग एसेट में भी वही चीज़ कि अगर आपने एसेट ख़रीदा है तो उसमें देखना है कि हम इसको बेचने के लिए ख़रीद रहे हैं। बेचने में से मुराद आप उसको सेम शेप में भी बेच सकते हैं या फिर आप उसको कोई थोड़ा बहुत रद्दो बदल करके कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई पैकेजिंग लगा, कोई लेबल लगा के आप उसको बेच दें तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, फ्लोटिंग एसेट कहलाएगा। The amount spent on purchase of fixed asset is capital expenditure, whether the purchase of floating asset result in a revenue expenditure। हाँ जी, तो जो अमाउंट आप कैपिटल फिक्स एसेट खरीदने पे करेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी, जो फ्लोटिंग एसेट खरीदने पे आप अमाउंट खर्च करेंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ कॉटन गिनिंग फैक्ट्री मशीन परचेज, कॉटन गिनिंग फैक्ट्री जो है वो परचेज़ करती है कॉटन गिनिंग मशीन। उसने कॉटन बनाने वाली जो है ना उसको चेंज करने वाली मशीन ख़रीद ली है और दूसरी तरफ उसने कॉटन ख़रीद दिया। इन दोनों में से बताएं कौन सा आपका जो है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और कौन सा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फैक्ट्री आप देखें, पहले उसने बिज़नेस की नेचर आपको बताई कि कौन सा बिज़नेस है, वो फैक्ट्री जो है कॉटन गिनिंग की है। अब उस कॉटन गिनिंग में दो चीज़ें खरीदी हैं उन्होंने, एक उन्होंने मशीन ख़रीद ली है, दूसरी उन्होंने वो कॉटन ख़रीद ली है। तो जो कॉटन होगा वो उसका रॉ मटेरियल होगा। मशीनरी इज़ अ फिक्स एसेट फॉर द फैक्ट्री सो दैट अमाउंट स्पेंट ऑन इट्स परचेज विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कॉटन इज़ एन सर्कुलेटिंग और फ्लोटिंग एसेट सो दिस एक्सपेंडिचर विल बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया, तो कॉटन जो खरीदी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, जबकि दूसरा मशीनरी कॉटन गिनिंग जो है ना वो उसकी मशीनरी क्या हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। टेस्ट नंबर 2 आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी एक एसेट पे सारे टेस्ट पूरे उतर जाएं, किसी में 2 टेस्ट हो जाएंगे, किसी में 1 टेस्ट हो जाएगा, किसी में 3 हो जाएंगे, किसी में सारे भी लगेंगे, लेकिन आपने टेस्ट मद्देनज़र रखने के किस पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अप्लाई हो रहे हैं, आपने फिर उस ट्रांजैक्शन को उस कैटेगरी में डालना है। पीरियड ऑफ बेनिफिट, हाँ जी, जो एसेट आपने ख़रीदा है उसमें देखना है कि उसका बेनिफिट पीरियड क्या है, कितने अरसे तक आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। Another test to differentiate between capital and revenue expenditure is to ascertain the period of which this expenditure is expected to benefit the trade। ठीक है, उसका एक तो होता है एक्चुअल उसका बेनिफिट पीरियड, एक होता है एक्सपेक्टेड। आपने एक्सपेक्ट करना होता है कि यार ये जो मशीनरी है ना हमारे बिज़नेस में 10 साल तक चल सकती है, 5 साल तक चल सकती है। कोई भी प्लांट जब बिजनेसमैन लगाता है तो वो पहले उसकी एस्टिमेटेड लाइफ निकालता है, क्योंकि उसने उसकी डेप्रिसिएशन लगानी होती है कि हर साल कितनी अमाउंट में डेप्रिसिएट करूँगा कि ताकि इतने साल बाद मैं नई मशीनरी ख़रीद सकूँ। इफ़ इट इज़ ऑफ अ कंटिन्यूस बेनिफिट it will be a capital expenditure, but if it will provide benefit to the organization for less than one accounting period, normally 1 year, it will be a revenue expenditure। जी, आपने स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, आप एक बिज़नेस करते हैं, पेन्स का बिज़नेस करते हैं, लैपटॉप का बिज़नेस करते हैं, आपने स्टॉक खरीद लिया और आपने स्टॉक बल्क में ख़रीदा, आपने कहा यार ये हमारा स्टॉक जो है ना 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा, तो वो जो स्टॉक आपने ख़रीदा वो आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया, क्योंकि उसका बेनिफिट ऑफ पीरियड जो है ना वो 1 साल है। इसी तरह आपने कोई प्लांट खरीद लिया, उसका बेनिफिट ज़्यादा साल का, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक हो गया। दूसरा टेस्ट क्या है, पीरियड ऑफ बेनिफिट। सिंपल अल्फाज में आप अगर आप इसको कहें कि अगर 1 साल से कम का कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा का अरसा जा रहा है, 2 साल 3 साल, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। टेस्ट नंबर 3, इनिशिएशन ऑफ बिज़नेस। हाँ जी, कोई भी ऐसा एक्सपेंस आपने कर दिया जिससे आपका बिज़नेस स्टार्ट होने के लिए आपने किया, या एक नया बिज़नेस एक लॉन्च करना था तो उसके लिए आपने कोई एक्सपेंस कर दिया, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ऑल द एक्सपेंडिचर्स मेड एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ बिजनेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। The cost of land, amount spent on construction of building, cost of issue of shares, debentures, purchase of equipments, preparation of partnership deed are all capital expenditures. Initial expenditure are treated
यहाँ तक ठीक हो गया। ये उसने एग्जांपल्स भी अंदर दे दिया। आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें आपने जो कॉस्ट बियर की है वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा वो, क्योंकि आपने उसको साल बाय साल डेप्रिसिएट करना होगा। हर साल बिजनेस में से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप लेंगे ताकि आपका ये जो एक्सपेंस हुआ है ये आपको वापस मिल सके। मिसाल के तौर पे आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके लिए आपने एक डीड बनवाई, एक डॉक्यूमेंट बनवाए, लीगलाइज करवाया, उसकी फ़ीस पे किया आपने जो है ना लैंड ख़रीदी है, वो उस पर कंस्ट्रक्शन करवाई है, कोई आपने जो है ना उस पर प्लांट वगैरह लगाया। तो अगर आप पहले साल ही उसके अपने बिज़नेस के प्रॉफिट में से सारे पैसे वापस निकाल लेंगे तो वो आपका बिज़नेस तो ना वो ट्रांजैक्शन ठीक नहीं होगी, ना उसमें कोई प्रॉफिट शो हो सकेगा, ना उसकी एक्चुअल पिक्चर सामने आ सकेगी। तो इसलिए हम उसको कैपिटल ट्रीट करते हैं ताकि हर साल थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम जो है ना उसमें से निकाल सकें, हमारा बिज़नेस की पिक्चर भी ठीक आ सके और हमें एक्चुअल प्रॉफिट का भी पता चल सके। अब इसकी एग्जांपल देखें जी, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। लीगल फीस पेड टू लीगल एडवाइज़र फॉर ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसके लिए ये लाजिम होता है कि वो ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो SECP में रजिस्टर्ड करवाए, वहाँ पर जमा करवाए। इन 2 डॉक्यूमेंट्स में होता क्या है, मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या होता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल में ये लिखा होता है कि बिज़नेस की नेचर क्या है, बिज़नेस की एक्टिविटी क्या है, बिज़नेस के डायरेक्टर्स कौन के हैं, इनकी जो है ना किस तरह ये काम करेंगी, इनका क्या तरीक़ेकार होगा, क्या उसमें कोई ऐसा इलीगल तरीका तो नहीं है। तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो उस कंपनी की एक पिक्चर सामने दे देते हैं SECP को, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वो इदारा है जहाँ पर हर कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए अगर वो लीगलाइज होना चाहती है तो, ठीक है, अदरवाइज़ उसको कंपनी का स्टेटस नहीं मिल सकता। तो वहाँ पर ये 2 डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं। अब क्या हुआ, उसने 2 डॉक्यूमेंट बनवाए एक लॉयर से, लॉयर ने ठीक ठाक जो है ना फ़ीस चार्ज कर ली। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, पाकिस्तान में गोरमे है, ये सारी बड़ी बड़ी जो है ना वो इदारे बन चुके हैं, तो इनके लीगल भी फ़ीस भी ज़्यादा होगी। तो वो जब लीगल फ़ीस पे करेंगे अपने लॉयर को तो वो एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट होगी, क्योंकि वो एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने पे की है और वो बड़ी ज़्यादा अमाउंट है। तो इस वजह से ये बनेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे नंबर 4 टेस्ट, चौथे टेस्ट में क्या कहता है, एक्सटेंशन ऑफ द बिजनेस। पहला था इनिशिएशन ऑफ द बिजनेस, इससे पहले वाला, और अब आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ द बिजनेस। एक्सटेंशन कहते हैं आपने एक बिज़नेस चला रहे हैं, आप रन कर रहे हैं, आप चाहते हैं यार इसको एक्सटेंड किया जाए। इस वक्त आपका बिज़नेस फॉर एग्जांपल सिर्फ पाकिस्तान में ही रन कर रहा है, आप चाहते हैं यार इसको मल्टीनेशनलाइज किया जाए, किसी दूसरी कंट्री, दुबई या बाहर इसको जो है ना लॉन्च किया जाए। अब आप एक्सटेंशन का सोच रहे हैं, इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, इसकी डिमांड बढ़ गई है, लोगों में ये आपकी प्रोडक्ट बड़ी जो है ना फेमस हो गई है, आप चाहते हैं यार इसको बाहर भी किया जाए, तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द बिज़नेस। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्सटेंशन ऑफ द बिज़नेस आर आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मिलते जुलते हैं, इनिशिएशन से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो जो आपने एक्सपेंडिचर किए अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, वो भी क्या हुए, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, परचेज ए न्यू पेटेंट, कॉपीराइट टू एक्सटेंड द बिज़नेस। पेटेंट और कॉपीराइट क्या होता है, ये होता है कि कोई ऐसा बिज़नेस आप चला रहे हैं जो बहुत फेमस हो गया, अब आप चाहते हैं कि लोग इसकी कॉपी ना करें, इसकी नकल बनाकर लोग जो है ना इसी नाम से अपनी प्रोडक्ट ना बेचने लग जाएं। आप फिर क्या करते हैं, इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, इसका कॉपीराइट आप ले लेते हैं कि जी हमारे नाम से, जो नाम हम यूज़ कर रहे हैं, इस नाम से कोई बंदा और प्रोडक्ट बना नहीं सकता। मिसाल के तौर पे कोका कोला है, ये एक कंपनी रजिस्टर्ड है, कॉपीराइट है इसके पास कि हमारी कॉपी को, हमारी चीज़ को कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो आप अपनी बोतल बनाकर उसके ऊपर कोका कोला जो है ना वो नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल क्या है एक्सटेंशन ऑफ द बिज़नेस की, अ कंपनी वांट्स टू एक्सटेंड इट्स बिजनेस एंड इन ऑर्डर टू रेज मोर कैपिटल इशू शेयर मोर, द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेल ऑफ दीज शेयर्स विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही बात होगी, अगर आपने एक बिज़नेस एक्सपेंड किया है तो उसके लिए जाहिर बात है आप उस एरिए में एडवर्टीज़मेंट पे काफ़ी खर्चा करेंगे, तो जो एडवर्टीज़मेंट आपकी होगी वो रेगुलर रूटीन से हट के होगी। जो रेगुलर रूटीन की एडवर्टीज़मेंट है वो तो ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो एक्सटेंशन पे डिपेंड कर रही होगी बिज़नेस की, या कोई प्रोडक्ट आपने ऐसी लॉन्च कर दी है उसके लिए आपको बड़ी बल्क में एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ रही है, तो वो क्या होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर
कहलाएगी आपकी। जी टेस्ट नंबर 5 क्या, प्रिंसिपल ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। जी उसकी अर्निंग कैपेसिटी पे आपका एक नया प्रिंसिपल है। अनदर टेस्ट दैट हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ वेदर द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू दिस एक्सपेंडिचर और नॉट। जी आप ये देखेंगे आपने आपके बिज़नेस की जो है ना वो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी। फिर वही बात आ गई, अगर आपने एक नया प्लांट लगा लिया, ठीक है, उससे आपके बिज़नेस की कैपेसिटी बढ़ गई है। आप एक दिन में 100 प्रोडक्ट बनाते थे, जबकि प्लांट लगाने से अब वही कैपेसिटी 120 तक चली गई है, तो क्या होगा, आपका ये एक्सपेंडिचर जो होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेंस आपने कर दिया जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा सका, ठीक है, प्लांट आपने ख़रीद तो लिया लेकिन अर्निंग कैपेसिटी नहीं हुई, रिप्लेसमेंट में आया, एक प्लांट पहले लगा हुआ था वो ख़राब हो गया, अचानक नया आपने लगाना पड़ गया आपको, तो ये क्या होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। आपकी बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी है। हाँ, आपके बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन है, चाहे आपने नया एसेट खरीद लिया। इफ़ एन एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी of the business, it will be treated as expenditure of capital. On the other hand, if the expenditure is incurred for maintaining the earning capacity, it will be revenue expenditure. ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वही आपने मशीन के ऊपर को खर्चा कर लिया या उसी को रिपेयर करवा लिया, आप रिप्लेस नहीं भी करते, आप रिपेयर करवा लेते हैं, ठीक है, तो रिपेयर पे आपने खर्चा कर लिया, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। या कोई कंपनी आपको ऑफ़र देती है, ठीक है, आप इस मशीन को जो है ना हमसे रिप्लेस करवा लें कुछ थोड़ी सी अमाउंट और देकर, हम आपको नई मशीन इंस्टॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, उस कंपनी मशीनरी की भी वो एडवर्टीज़मेंट हो जाएगी, तो इसी तरह इस कंपनी का काम भी चल जाएगा। तो ये क्या होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। एग्जाम्पल में क्या कहता है, एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेंट ऑन मशीन पे उसने ये 2 खर्चे किए हैं। अब आपने इन दोनों खर्चों में से बताना है कौन सा कैपिटल का खर्चा हुआ है, कौन सा रेवेन्यू टाइप का खर्चा हुआ है। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है 1000 फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्म आउट पार्ट्स, जो ख़राब पार्ट्स थे आपने उसकी रिप्लेसमेंट में 1000 रुपया खर्च किया। नंबर दूसरा खर्चा ₹20,000 फॉर एडिशन इन कॉर्पोरेटिंग न्यू डिवाइसेस विच एनेबल्ड द आउटपुट ऑफ टू बी डबल्ड। हाँ जी, उसी मशीन के ऊपर आपने 20,000 लगाकर ऐसा डिवाइस उसमें वो एडजस्ट करवा ली जिससे उसकी आउटपुट डबल हो गई है, ठीक है। इसी तरह और आपने 1000 लगाया और उन्हीं पार्ट्स को रिपेयर कर लिया, आपने रिप्लेस कर लिए। दोनों में से कौन सा खर्चा आपका कैपिटल का हुआ और कौन सा रेवेन्यू टाइप का हुआ? जो फर्स्ट एक्सपेंडिचर इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहला जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? इट विल मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, उसने उसकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाई मशीन की, वो वही रही जितने वो प्रोडक्ट बना रही थी। जबकि जो दूसरा खर्चा आपका हुआ वो क्या हुआ, रिजल्ट इन इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी, उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है। तो इसीलिए ये खर्चा किस नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का होगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सबसे पहली एग्जांपल में क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड, खाली ज़मीन आपने ख़रीद ली है, बिल्डिंग ख़रीदी है, लीगल चार्जेस इनकर्ड फॉर परचेजिंग दैम, ठीक है। इनको ख़रीदने के जो आपने लीगल चार्जेस भी पे किए हैं और रजिस्ट्री वगैरह, स्टैम्प पेपर वगैरह और जो आपने कमीशन वगैरह पे किए हैं, वो सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में होंगे। क्योंकि एक तो वो रिपीट नहीं होने, बार बार नहीं होने हैं आपके, दूसरा वो वन टाइम हुए हैं आपके, मोर देन 1 ईयर्स हुए हैं। ये सारे इसमें जो टेस्ट हमने पढ़े हैं सारे इसमें पूरे हो रहे हैं तकरीबन। कॉस्ट ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, डिज़ाइन, इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए आपने जो कॉस्ट बियर की है वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। पेटेंट ख़रीदा है आपने, पेटेंट भी कॉपीराइट की तरह ही होता है। कोई ट्रेडमार्क ख़रीद लिया, कोई निशान ऐसा आपने रजिस्टर्ड करवा लिया है या किसी का चल रहा था वो आपने ख़रीद लिया है, ठीक है। जिस तरह BMW का एक लोगो है, ठीक है, वो लोगो ही उसका ट्रेडमार्क है और वही उसकी पहचान है। वो कोई सुजुकी वाले या आल्टो वाले या दूसरी तीसरी कंपनी वाले जो है ना उसमें वो लोगो BMW का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई कॉपीराइट है, कॉपीराइट वही बता दिया कि आप किसी की चीज़ जो रजिस्टर्ड है उसकी नकल नहीं कर सकते हैं आप। फिर आ रहा है कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जी, आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं मार्केट का सर्वे करवाऊँ, उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ एक्सपर्ट्स से राय लूँ, कुछ उनके एक्सपेरिमेंट्स करवाऊँ, तो ये सारी जो कॉस्ट आप बियर करेंगे वो आपका कैपिटल नेचर की होगी। फिर उसके बाद रिपेयर्स ऑन परचेज ऑफ डेलिपिडेटेड एसेट्स टू पुट इनटू वर्कएबल कंडीशन, कोई ख़राब आपका एसेट हो गया, उसको आपने जो है ना दोबारा से रिपेयर करवाया या फिर कोई रिप्लेस करवा लिया आपने, जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, उसकी कंडीशन भी पहले से बेहतर हो गई, तो वो भी क्या हो गया,
कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर, आपने डिबेंचर्स शेयर वगैरह इशू कर दिए अपनी कंपनी के नए। शेयर क्या होते हैं, आप अपनी कंपनी के हिस्सेदार बना लेते हैं लोगों को, मार्केट में थोड़े थोड़े शेयर इशू करके आप कैपिटल रेस कर लेते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और लोगों को हक दे देते हैं कि उसको आप डिविडेंड देंगे, आप कंपनी के मालिक बन गए हैं, जितना शेयर आप खरीदेंगे। डिबेंचर होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, आपने इस तरह प्राइस बॉन्ड खरीद लिए, प्राइस बॉन्ड तो आप जब मर्जी वापस कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में ये लिमिट होती है कि आपने अगर 10 साल का प्राइस बॉन्ड या डिबेंचर लिया तो 10 साल तक आपको पैसे आपके वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, उसके ऊपर हम कुछ प्रॉफिट आपको देते रहेंगे। तो जो डिबेंचर इशू हुए हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे, कैपिटल नेचर के होंगे। इसी तरह अमाउंट पेड एज कंपनसेशन फॉर सिक्योरिंग कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपसे कैंसिल हो रहा था किसी भी बिना पर, आपकी कंपनी के ख़िलाफ़ र्यूमर्स चल गई कि ये कंपनी ठीक प्रोडक्ट नहीं लगाती, ठीक सर्विसेज नहीं देती। अब आपने क्या किया, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए जो भी आप कंपनसेशन पे करेंगे या जो भी आप एडवर्टीज़मेंट कोई भी ऐसे हरबे अपनाएंगे तो वो भी क्या होगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि आपने एक बड़े कैपिटल को अपने से लॉस होने से बचाया है। अब एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जी, लीगल एक्सपेंस पे किया आपने, किसको, इनकर्ड इन डिफेंडिंग अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड्स। ये भी ऊपर वाले से मिलता जुलता है, कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए आपने लीगल एक्सपेंसेस पे किए, ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था, सप्लाई ऑफ गुड्स का था, ठीक है, कि आप डेली रूटीन में जो सप्लाई कर रहे हैं वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो रहा है, तो आप उसको बचाने के लिए जो है ना वो करेंगे, मतलब अगली पार्टी आपसे नहीं करना चाह रही, आपने केस कर दिया जी इसने तो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब ये पेमेंट नहीं कर रहा, ये चीज़ें नहीं लेना चाह रहा, तो फिर क्या होगा, वो जो आपने एक्सपेंस किए वो आपके रेवेन्यू टाइप के होंगे, उससे आपका वो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बच जाएगा। इस तरह नंबर 2 पे एक्सपेंसेस ऑन ओवरहेलिंग द ओल्ड मशीनरी। ओवरहेलिंग मतलब उसको रिपेयर करवाने के लिए आपने, ऊपर वाला जो था वो उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने की नेचर में था, नीचे वाला उसकी पार्ट्स ख़राब को रिप्लेस करने की नेचर में। नंबर 3 है रेंट पेड फॉर अ हायर्ड मशीन। आपने हायर्ड मशीन लीज़ पे ली हुई, एग्रीमेंट पे ली हुई है, तो उसके लिए आप जो रेंट पे कर रहे हैं मशीन का वो आपका रेवेन्यू का है। पेंशन पेड टू एम्प्लॉय, पेंशन आपने एम्प्लॉय को पे की है तो वो भी आपकी क्या होगी, रेवेन्यू में होगी, ठीक है। एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, एग्जीबिशन एक्सपेंसेस जो भी आपने नुमाइश वगैरह एडवर्टीज़मेंट वगैरह सारी इसमें आ जाती है, वो भी रेवेन्यू के हैं। पेमेंट मेड फॉर यूज़ ऑफ राइट, हाँ जी, एक है राइट को यूज़ करने की पेमेंट। अगर इसको ज़रा समझे, आपने किसी का राइट ख़रीद लिया, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट वाले कहते हैं ठीक है आप हमारे नाम से प्रोडक्ट बनाएं और बेचें, अब आपका एग्रीमेंट क्या हुआ कि आपने उस राइट को जो है ना वो उसकी मंथली पेमेंट करनी है या एनुअली पेमेंट करनी है उस राइट को यूज़ करने की, तो वो आपकी क्या होगी, रेवेन्यू एक्सपेंस होगी। लेकिन अगर आपने उनसे ये एग्रीमेंट कर लिया कि आप हमें राइट सारे का सारा हमें राइट दे दें, ठीक है, और हमसे मंथली या एनुअली पेमेंट हमसे लेते रहें, इतनी जितनी पेमेंट आपसे डिसाइड हो जाए, तो फिर वो आपकी कैपिटल एक्सपेंस होगी। लेकिन अगर आपने राइट कम्प्लीटली नहीं ख़रीदा, सिर्फ राइट यूज़ कर रहे हैं आप, तो फिर जो पेमेंट करेंगे वो रेवेन्यू की होगी, ठीक हो गया। इसी तरह अब आगे आ जाए, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। ये एग्जांपल है, इनको आप देख लें, इनको आपने ख़ुद एनालाइज करना है, ख़ुद जज करना है आपने, ताकि आप जो है ना कंप्लीट इसको कर सकें। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी रिसीट्स जो है ना, कौन कौन सी वसूली रिसीविंग हमारी रेवेन्यू की होगी, कौन सी कैपिटल की होगी। सबसे पहला जो टेस्ट आपने देखना है उस पर सेल ऑफ एन एसेट, कि जो पैसा आपको आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, किस एसेट को बेच कर आ रहा है। ज़ाहिर बात है कोई पैसा कैसे कमाएंगे, या सर्विस देकर कमाएंगे या चीज़ें बेच कर कमाएंगे, तो चीज़ें जो आपने बेची हैं वो आपका एसेट था पहले, गुड्स आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपका एसेट होता है, ठीक है, और आपकी जो मशीनरी प्लांट बिल्डिंग वो भी आपका एसेट होता है। जो आपकी अर्निंग आई है वो आपने देखना है किस सोर्स से आई है। व्हेन एन अमाउंट इज़ बीइंग रिसीव्ड ड्यू टू सेल ऑफ एन एसेट, सेल को बेचकर जो अमाउंट आएगी, द क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड विल बी वेदर इट इज़ अ फिक्स एसेट और सर्कुलेटिंग एसेट। फिक्स और फ्लोटिंग हमने जो पीछे पढ़ा था, अगर फिक्स को बेचकर पैसे आए तो फिर वो कैपिटल रिसीट है, अगर फ्लोटिंग को बेचकर आए तो फिर वो रेवेन्यू रिसीट होगी। एनी रिसीट ऑन अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट विच इज़ मीन्ड फॉर कीपिंग टू अर्न प्रॉफिट इज़ अ कैपिटल रिसीट। ये पहला टेस्ट हो गया। इसी तरह दूसरे टेस्ट में इसकी कोई एग्जांपल, अच्छा ठीक हो गया। दूसरे टेस्ट में क्या कह रहे हैं, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ राइट, हाँ जी, अब राइट जो भी पीछे बात हुई थी उसकी डिटेल आगे आ गई। इफ़ अ पर्सन इज़ ऑनर ऑफ अ राइट, एक बंदा एक राइट का मालिक है,
ठीक है। राइट का मालिक मतलब आपका पास है कोई ऐसी प्रोडक्ट है या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपने रजिस्टर्ड करवा ली है, अब कोई दूसरा बंदा उसकी कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा ये सारे आपके राइट्स में आ जाते हैं। एंड ही इज़ रिसीविंग सर्टेन अमाउंट ऑन इट्स अकाउंट, और वो उसके ऊपर किसी बंदे दूसरे बंदे से कुछ मंथली या कुछ एनुअली रिसीव कर रहा है। द डिसीव क्वेश्चन विल बी वेदर द राइट इज़ बीइंग कम्प्लीटली सरेंडर्ड, क्या आपने वो जो राइट जिसके पैसे आप ले रहे हैं क्या आपने कम्प्लीटली सरेंडर कर दी है, कम्प्लीटली छोड़ दिया आपने, और इट इज़ बीइंग गिवन फॉर यूज़, या फिर आपने दूसरे बंदे को सिर्फ उसको स्पेसिफिक पीरियड के लिए यूज़ करने के लिए ही दिया हुआ है, ठीक है। फॉर अ सम पीरियड ऑफ टाइम ऑन हायर, किस्तों पर आपने उसको दे दिया, ठीक है यार आप मुझे इसकी इतनी पेमेंट करते रहो और आप इसको यूज़ करते रहो। इफ़ द अमाउंट इज़ रिसीव फॉर द कंप्लीट सिलेंडर ऑफ राइट इट विल बी द कैपिटल रिसीट, हाँ जी कम्प्लीटली आपने उसे राइट दे दिया, अब जो अमाउंट आपको मिल रही है वो आपका कैपिटल रिसीट हो रही है। जबकि दूसरा केस आपने उसको कम्प्लीटली उसको ओनरशिप नहीं दी, कम्प्लीटली उसको मालिक नहीं बनाया उस राइट का, सिर्फ उसको आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं कि यार आप ये मेरा नाम यूज़ करो और उसके आप कारोबार करो इस पर, तो फिर वो क्या जो आपको पेमेंट करेगा वो आपकी क्या रिसीट कहलाएगी, रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं क्या, द ऑनर ऑफ अपार्टमेंट सेल इट टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 20,000, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑनर है वो अपना राइट सेल करता है 20,000 का, इट विल बी अ कैपिटल रिसीट, उसने लमसम बेच दिया और 20,000 उससे ले लिया, ठीक है, या 20,000 कुछ किस्तों में ले लिया लेकिन लमसम बेच दिया, तो फिर ये क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसीट फॉर हिम बिकॉज द राइट हैज़ बीन कम्प्लीटली सरेंडर बाय हिम। ऑन द अदर हैंड इफ़ ही प्रोवाइड्स द पेटेंट फॉर यूज़, उसने सिर्फ अपना हक जो है इस्तेमाल करने के लिए उसको दिया तो वो 2,000 पर मंथ उससे ले रहा है, तो फिर ये क्या होगा 5 सालों तक जो लेगा ये उसकी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी। सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स इनकम, हाँ जी सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स इनकम क्या होता है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम था, जो ज़राए आमदन थे आपके, आप जिससे ज़राए आमदन कमा रहे थे, आपकी बिल्डिंग थी, आपका प्लांट था, आपका मशीनरी लगी हुई थी, उसका कोई मुतबादल आपको मिल गया है, ठीक है, तो वो जो अब देखते हैं उसमें उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। कह रहा है एन अमाउंट रिसीव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम इज़ अ कैपिटल रिसीट, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम था उसके बदले में आपने पैसे ले लिए, वो सोर्स ऑफ इनकम सारे का सारा ही बेच दिया आपने, तो वो क्या आपका कहलाएगा, कैपिटल रिसीट। बट वेयर इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनकम अलोन इट विल बी अ रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आप सिर्फ उसकी बाय प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट है। एक बोतल बनाने वाली मशीनरी है, अगर आप मशीनरी बेच के पैसे लेते हैं तो वो कैपिटल रिसीट हो जाएगा, अगर आप उस मशीनरी की प्रोडक्ट बेचकर पैसे लेते हैं तो वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट होगा। A person after retiring from service decide to get whole of his pension committed, ठीक है, the amount received is a capital receipt। वो कहता है जी सारी पेंशन मुझे दे दें आप, अब उसको जो अमाउंट मिलेगी रिटायरमेंट के बाद वो बंदा कहता है मुझे सारी पेंशन एक ही दफ़ा दे दें आप, वो आपकी जो आपको पैसे मिल रहे हैं पेंशनियर को वो उसकी कैपिटल रिसीट कहलाएगी। द अमाउंट रिसीव्ड इज़ अ कैपिटल रिसीट बिकॉज इट रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि उसका जो सोर्स ऑफ इनकम था उसने वो ख़त्म हो गया उसका, उसके बदले उसको पैसे मिल रहे, उसकी सैलरी थी ना सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, उसने वो सारी ले ली, ठीक है, तो अब उसका क्या बना, ये कैपिटल रिसीट। ऑन द अदर हैंड इफ़ ड्यू टू सम रीज़न ही इज़ अनएबल टू रिसीव हिज पेंशन, वो कहते हैं जी मैं पेंशन नहीं लेना चाहता, सारी मतलब सारी की सारी इकट्ठी नहीं लेता, या पेंशन मैं नहीं लेना चाहता, मुझे और कंपनी में रिटेंशन कर लिया जाए और रिटेन कर लिया जाए फॉर अ फ्यू मंथ्स, ठीक है, द अल्टीमेट रिसीव इट कलेक्टिवली द अमाउंट इज़ अ रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, तो फिर वो जो अमाउंट उसको रिसीव होगी मंथली बेसिस पे जो मिलती जाएगी उसे, वो उसकी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसीट। बिकॉज इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनकम, द सोर्स ऑफ इनकम इज़ स्टिल प्रेजेंट, सोर्स ऑफ इनकम अभी तक मौजूद है उसका। जी टेस्ट नंबर 4 क्या, रिसीट टू बी जज इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट, रिसीट जो है ना आपने रेसिपिएंट के हैंड से जज करनी है, ये नहीं कि जो पे कर रहा है उसके हैंड से आप जज कर लें, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है पैसे आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसको जो पैसे आ रहे हैं वो इन 4-5 टेस्टों में से किस पे पूरे उतर रहे हैं। वाइल डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट वन शुड ऑलवेज जज इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सन हु इज़ रिसीविंग इट, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेयर। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि
एक बिल्डर डेवलपर कंपनी है, वो घर बना बना के बेचती है। अब जब भी वो घर बेचेगी उसको पैसे आएंगे, वो उसका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि वो जो चीज़ बेच रहा है ना वो उसकी प्रोडक्ट्स है, वो उसका काम है उसने बना बना के बेचना। जबकि दूसरी तरफ एक बंदे ने वो घर ख़रीदा और अब वो घर वो बेच रहा है, किसी रीज़न से कहीं और शिफ्ट होना चाह रहा है, अब वो जो पैसे उसको आएंगे वो कैपिटल नेचर के होंगे, क्योंकि उसका वो नेचर ऑफ बिज़नेस नहीं है, वो घर बना बना के नहीं बेचता वो शख्स, उसको किसी वजह से बेचना पड़ गया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका कैपिटल रिसीट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी क्या है। एग्जाम्पल, अ लीगल प्रैक्टिशनर, एक लीगल प्रैक्टिशनर है, लॉयर है, रिसीव्ड हिज फीस फॉर ड्राफ्टिंग अ पार्टनरशिप डीड, उसने एक पार्टनरशिप डीड, जैसे पहले अपने बात की मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाता है बंदा एक, उसने वो फ़ीस रिसीव की है। अब बताएं ये फ़ीस क्या होगी, लेकिन सबसे पहले आपने देखना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई रिसीव, जिसने रिसीव की है फ़ीस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो पे कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़ीस क्या होगी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। द अमाउंट रिसीव बाय हिम इज़ अ रेवेन्यू रिसीट, जो वकील होगा उसने जो पैसे रिसीव किए हैं वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करेगा, क्योंकि उसका वो काम है, वो डेली एक दो दो तीन बनाता होना है, ठीक है, या मंथली बनाता होना है वो, तो वो उसकी क्या होगी, रेवेन्यू रिसीट। लेकिन जिसने पे किए हैं, ठीक है, वो इसको क्या करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेगा, क्योंकि वो डेली मेमोरेंडम नहीं बनाता, उधर मेमोरेंडम सिर्फ बनते हैं स्टार्ट के, कंपनी के स्टार्ट में ये बनता है, ठीक है, और यही चलता है साल साल। तो ये क्या होगा, देने वाले के लिहाज से कैपिटल एक्सपेंडिचर और लेने वाले के लिहाज से रेवेन्यू रिसीट बनेगी। जी टेस्ट नंबर 5, लम्प सम रिसीट आ गई, ये भी पिछले से मिलता जुलता है। द फैक्ट दैट अमाउंट इज बीइंग रिसीव्ड इज लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट शुड नेवर बी कंसीडर व्हाइल डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट. It will be simply confuse your judgment because a lump sum receipt can be a revenue receipt or in certain cases an amount received monthly annually can be a capital receipt. हाँ जी, इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि जी एक बड़ी अमाउंट आ गई है तो वो जी इतनी बड़ी अमाउंट तो सिर्फ कैपिटल की हो सकती है, तो वो बड़ी अमाउंट देख के आप उसको कैपिटल जज करें और कैपिटल रिसीट में डाल दें। नहीं, आपने सारे ट्रीटमेंट देखने हैं कि अमाउंट किस सोर्स पे आई है, किस टेस्ट पे पूरा उतर रही है, यही बात वो कर रहा था। फैक्ट दैट अमाउंट इज़ बीइंग रिसीव्ड इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट शुड नेवर बी कंसीडर, आपने ये नहीं कंसीडर करना कि वो लमसम में मिल रही है, इंस्टॉलमेंट में मिल रही है। वर्ल्ड डिस्टिंग्विशन, जब आप ये फ़र्क निकाल रहे हो किसका, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीट्स का, तो ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगी। इट विल सिंपली कंफ्यूज योर जजमेंट बिकॉज अ लमसम रिसीट कैन बी अ रेवेन्यू रिसीट, वो लमसम रिसीट रेवेन्यू रिसीट भी हो सकती है और कैपिटल भी हो सकती है, ठीक है। वो पिछली बात अभी हमने कर दी कि जी वो अगर राइट को यूज़ करता है तो उसमें वो क्या होगा, राइट वाली एग्जांपल आप रिकॉल कर लें तो आपको समझ आ जाएगी लमसम की और उसकी इंस्टॉलमेंट की। नंबर 6, आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन। इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड, आइसोलेट कहते हैं सिंगल को, आइसोलेट होना अलग हो जाना, अलग थलग हो जाना, अकेली ट्रांजैक्शन। इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन द मोटिव बिहाइंड द ट्रांजैक्शन इज़ ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस, बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है उस ट्रांजैक्शन का। द मोटिव ऑफ द पर्सन receiving the amount will decide whether it is a capital or a revenue receipt. हाँ जी, अब उसका मोटिव क्या था ये भी आपने देखना है कि जी वो अपना सारा बिजनेस एक ही दफ़ा बेच के जा रहा है तो वो उसकी आइसोलेट ट्रांजैक्शन हो जाएगी, तो ये उसकी क्या होगी, कैपिटल रिसीट होगी। लेकिन एक तरफ दूसरा बंदा जो है वो बिज़नेस बना के उसका काम बेचना है, बिज़नेस खड़ा करता है एम्पायर, बेच देता है, साल में एक ही दो कंपनियां बनाता है, बेच देता है, तो इससे अब जो उसकी इनकम आ रही है वो कैपिटल रिसीट नहीं हो रही है, वो उसकी रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि वो उसकी नीयत ही होती है कि मैंने ये बिज़नेस बनाना है, खड़ा करना है, बेचना है, कुछ अर्सा चलाना है, फिर उसको बेच देना सारे के सारे को, ठीक हो गया। तो ये आइसोलेट ट्रांजैक्शन उसकी नीयत पर भी डिपेंड करता है कि जो वो ट्रांजैक्शन कर रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स आ गई कैपिटल रिसीट की और रेवेन्यू रिसीट की। इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव्ड, एक इंश्योरेंस की अमाउंट आपने रिसीव कर ली अंडर अ पॉलिसी विच इंसर्टेड बिल्डिंग अगेंस्ट लॉस बाय फायर, ठीक है, आपने बिज़नेस अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाई हुई थी जी, अगर इसको इतने साल तक हम आपको इंश्योरेंस पे करेंगे, अगर कोई लॉस बाय फायर होता है तो आप हमें इतनी पेमेंट करेंगे, तो वो अगर नहीं लॉस होता या अगर हो जाता है तो उसके बदले अगर आपको कुछ पैसे मिलते हैं इंश्योरेंस के तो वो कैपिटल रिसीट होते हैं, क्योंकि वो बार बार नहीं रिसीव होते। डैमेज अवॉर्डेड टू आ रेलवे पैसेंजर्स हु बिकम परमानेंटली डिसेबल इन एन एक्सीडेंट, वही आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी थी,
ठीक है, सैलरी का आपको सब्सिट्यूट मिल रहा है, आपको डैमेज का वो अवार्ड दे रहे हैं, तो उसके बाद आपकी सैलरी इनकम ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, वहाँ से आपकी छुट्टी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट होगा। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ माइनिंग राइट। रॉयल्टी होती है कि आपका एक हक था कि आप यहाँ पर इस एरिया में माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है, कानूनी कर सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं, आपने वो राइट ही अपना पूरा सेल कर दिया, किसी और कंपनी को बेच दिया है, ठीक है यार, ये आप यहाँ पे ज़मीन नहीं बेची, सिर्फ वहाँ पे राइट बेचा आपने कि इतने अरसे तक आप इसमें से खुदाई करो, जो निकले वो आपका। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इस शेयर इशू किए उस पर जो आप प्रीमियम पे करेंगे, वो प्रीमियम क्या होता है, प्रॉफिट आपने कुछ पे कर दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा आपने पेमेंट कर दी, तो उस पर आपने शेयर इशू कर दिया, आपने कहा यार ये शेयर की मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, आप हमें जो है ना वो इसको क्या कर दें, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप हमें इसको चलो 120 आप दे दें, ठीक है, मार्केट में जो है ना ये इससे ज़्यादा का ही मिलेगा, इससे कम का नहीं मिलेगा, उससे ये उसकी वजह ये होती है 120 देने की, क्योंकि उसके जो है ना वो परचेज़र बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हर बंदा डिमांड कर रहा होता है, तो सिर्फ उसको ही मिलता है जो कि ज़्यादा रेट लगाता है। फिर अमाउंट रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर बाय virtue of a contract between him and the company in which he undertook not to do a particular business। ठीक हो गया। अमाउंट रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर ने जो अमाउंट रिसीव की है बाय virtue ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, किसके कॉन्ट्रैक्ट के इवज़ या किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, बिटवीन हिम एंड द कंपनी, कंपनी और उसके दरमियान हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट, उसके बदले उसे पैसे मिले, कॉन्ट्रैक्ट में करना क्या था, इन विच ही अंडरटुक, उसमें उसने ये कसम खाई या उसने ये तहैया किया कंपनी के साथ, नॉट टू डू अ पर्टिकुलर बिजनेस, के वो एक ख़ास काम नहीं करेगा, वो ख़ास काम कोई और भी हो सकता है, एक डायरेक्टर 2-2 3-3 कंपनियों को देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उसके बदले कंपनी कहते हैं यार तुम सारा दिन हमारे पास ही रहो और हमसे इतनी पेमेंट ले लो, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उससे वो पेमेंट ले लेता है, तो वो पेमेंट भी उसकी क्या होगी, कैपिटल नेचर की होगी, क्योंकि उसका एक सोर्स ऑफ इनकम था दूसरी कंपनी में जाके काम करने का, वो ख़त्म हो गया, अब उसकी जगह उसको ये पैसे मिले, तो सब्स्टिट्यूशन वाला टेस्ट अप्लाई हुआ, तो ये क्या हो गया आपका, कैपिटल रिसीट। एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ हाउस बाय अ प्रॉपर्टी डीलर, हाँ जी, प्रॉपर्टी डीलर एक बेच रहा है, मकान बेच रहा है, ठीक है, उसका रोज़ का काम है ये, तो उसका प्रॉफिट जो होगा वो रेवेन्यू रिसीट होगा। रिसीट ऑफ 3 years रेंट ऑफ बिल्डिंग इन एडवांस, ठीक है, अब एडवांस आपने बिल्डिंग का एडवांस में रिसीव कर लिया 3 साल का, ठीक है, तो ये भी आपका रेवेन्यू रिसीट होगा। कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन टेम्परेरी डिसेबिलिटी, ऊपर था परमानेंट डिसेबल, रेलवे के पैसेंजर अगर परमानेंट हो गया, ख़त्म हो गई इसकी नौकरी, लेकिन ये टेम्परेरी डिसेबल हुआ है, कोई मर्ज आ गया या कुछ आ गया, कुछ अरसे के लिए उसको मिल गया, तो वो रेवेन्यू रिसीट है, सोर्स ऑफ इनकम उसका भी है, सैलरी इनकम उसकी चल रही है। सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉई इंगेज इन कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस में इंगेज है, सैलरी उसको मिल रही है, सैलरी उसकी क्या होगी, रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम द यूज़ ऑफ राइट, हाँ जी, यूज़ ऑफ राइट, आपने किसी को राइट दे दिया, ठीक है यार मेरा नाम यूज़ करो, मेरा लोगो यूज़ करो, उस पर आप मंथली उससे पेमेंट ले रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कंप्लीट हुआ, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद उसमें क्लियर कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।